नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और प्रिंसिपेटर शैलेंद्र। आपने बिहार सिविल कोर्ट के लिए प्यून की जो तैयारी की, उसका पैकेज 3 का जो आपने हिंदी का टेस्ट दिया, तो टेस्ट जो 5 है उसका डिस्कशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी और 15 को आपकी परीक्षा डेफिनेटली अच्छी होगी। इसका डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। अब देखिए कि मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। अब एक गद्यांश आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने पढ़कर यहाँ आंसर टेकआउट कर दिया है। आप पहले प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न को दिमाग में बैठा कर रखिएगा, तब गद्यांश पढ़िएगा तो उत्तर खोजने में आपको सहूलियत होगी। इसका दूसरा कोई ट्रिक नहीं है। जो भी परीक्षा में बैठेगा उसको माइन्यूटली उसको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़कर उत्तर के पास पहुंचना पड़ता है। तो उपर्युक्त अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही शीर्षक है आशा और निराशा। दूसरा प्रश्न है कि परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है? तो इसका कारण है कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। परंपरा का विरोध करने से परंपरा का विरोध करेंगे तो प्रतिभा नष्ट होगी, प्रतिभा ऊपर नहीं उठेगी, और परंपरा का विरोध नहीं करेंगे तो प्रतिभा नष्ट नहीं होगी, ऊपर की ओर उठेगी। नकारात्मकता का यहाँ आशय निराशावाद होना चाहिए, वही है। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, के लिए कहा जा सकता है। निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। तो ये सही विकल्प है कि ये सारी बातें निराशावादी के लिए लागू होती हैं, इसीलिए सभी कथन सही हैं इसमें। आत्मिक आनंद से सही है आह्लाद। मन की मौज अलग बात है, उपहास तो अलग ही चीज है, अट्टहास अलग ही चीज है, जोर से हंसना। जो हम भीतर से प्रसन्न होते हैं तो उसको आत्मिक आनंद कहते हैं, उसी को आह्लाद कहते हैं। भूधर और सागर के बीच अपनापन खोजने में सरिता को जो, अब ये पजल है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले को और छठे को ज्यों का त्यों रखते हैं, या रा ला वा में सीक्वेंस बैठाते हैं। तो इसका सीक्वेंस ऐसा है, बी उत्तर में इसका सीक्वेंस है, चेक करके देख लेते हैं। पहला है ब य ल र, यही है। अब यहां से पढ़ते हैं। भूधर और सागर के बीच अपनापन खोजने में सरिता को जो
अब ये नहीं मिल रहा है इसलिए कि यहाँ प्रिंटिंग में ये छूटा हुआ है। सरिता को जो कठिनाई होती है, अब मिल जाएगा ये। जो कठिनाई होती है नंबर 1, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 1 पर वह है। उसके बाद वह बेचारी बार बार अपने गंतव्य को भूलती सी, नंबर 2 पर है। मरुस्थल की अनंत प्यास बुझाने के लिए, नंबर 3 पर है। पछाड़े खाकर लौट लौट जाना चाहती है, नंबर 4 पर है। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं। भूधर और सागर के बीच अपनापन खोजने में सरिता को जो कठिनाई होती है, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। वह बेचारी बार बार अपने गंतव्य को भूलती सी, मरुस्थल की अनंत प्यास बुझाने के लिए पछाड़े खाकर लौट लौट जाना चाहती है, पर स्वयं अपनी ही बनाई तटों की कारा में बहने के लिए विवश है। तो अब ये सीक्वेंस मिल गया, तो ये बी आंसर इसका सही है। यहाँ ये छूटा हुआ था कंपोजिंग में, इसलिए मुझे भी उत्तर करने में कठिनाई हो रही थी। उसी तरह का यह है। अब है यह डी उत्तर है। ल व र य का क्रम है इसमें। ल है 1, व है 2, र है 3, इसको सावधानी से करिएगा, और यह है 4। अब इसको पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे इतिहासकारों को समझना चाहिए था कि अंग्रेजों ने अपने आप को मुगलों का कानूनी उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए तथा हमारे अंदर हीनता की भावना उत्पन्न करने के लिए भारत के इतिहास का रूप ही बदल दिया। आधुनिक इतिहासकारों को नए इतिहास की खोज करनी चाहिए जिसमें सत्य और वास्तविकता हो। अब ये पक्का पक्का सीक्वेंस मिल गया, तो आपका उत्तर है यहाँ डी। अब इसमें भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है? तो भूकंप जातिवाचक, विधायक भी जातिवाचक, और परस्पर विशेषण है, परस्पर संबंध। तो सही उत्तर है बचपन। शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं की पहचान होती है कि उसका चित्र नहीं बन सकता। मन में चित्र बनाकर देखिएगा, जातिवाचक का बन जाएगा, व्यक्तिवाचक का बन जाएगा, द्रव्यवाचक का बन जाएगा, समूहवाचक का बन जाएगा, लेकिन भाववाचक संज्ञाओं के चित्र नहीं बनेंगे। मानसिक चित्र, जैसे अंधेरा, तो अंधेरा का चित्र कैसे बनाइएगा? मिठास कैसे चित्र बनाइएगा? चित्र गन्ने का, रसगुल्ले का बनाना होगा। लालिमा, तो सूरज का चित्र बनाइएगा, आसमान का बनाइएगा। लालिमा को कैसे दिखलाइएगा? उसका मानसिक चित्र बहुत धुंधला होता है। यही भाववाचक संज्ञाओं की पहचान होती है। निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो स्त्रीलिंग शब्द है शाखा। पहिया पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, दाता पुल्लिंग है, पेड़ की शाखा।
नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है प्रज्वलन। इसको प्रवाहिना नहीं प्रवाहिता कहना चाहिए। बाकी तटनी सरिता तो है ही। प्रज्वलन मतलब जलाना, वो पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो रश्मि, अंशु, मायूख तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। ब्याल, उरग, पनंग तीनों सांप के पर्यायवाची है। रजनी, यामुनी, निशी तीनों रात के पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों तो ठीक ही हैं, इसमें उचित विकल्प नहीं। गलत और असूची तो ठीक है, लेकिन लुप्त इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता है, ये असंगत है। इसलिए वह जो त्रियक है, वो जो तिकरी है, वो सही नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो अग्नि, बहनी और अनल होता है, अनिल नहीं होता है। पाषाण, अश्म और उत्पल तीनों ही पत्थर हैं। व्योम, नभ, अंबर तीनों ही आकाश है। आपको पयोधर, उरोज और सरोज 13 13 13 13 ये सही नहीं है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होगा। अग्नि, बहनी, अनिल मतलब हवा होता है, इसको होना चाहिए अनल, आग का पर्यायवाची। पाषाण, अश्म, पत्थर, उत्पल तो सही है। व्योम, नभ, अंबर तो तीनों आकाश के हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अच्छा, तो किसके पर्यायवाची हैं? सॉरी, मैं नहीं पर चला गया था, इसलिए सही पर्यायवाची हैं ये व्योम, नभ, अंबर। यहाँ अग्नि, बहनी तो है, अनल होना चाहिए, अनिल है, हवा है, तो ये सही नहीं है। पाषाण, अश्म ये तो पत्थर हैं, लेकिन उत्पल कमल है, ये भी असंगत हैं। पयोधर और सरोज तो ठीक है, उरोज असंगत है, इसलिए एक ही संगत है ये व्योम, नभ और अंबर। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन है? तो सही युग्म है आकीर्ण विकीर्ण। एप्सित अभिप्सित नहीं होता है, आहत अनाहत होता है, निराहत नहीं होता। अदोष सदोष तो और दोष के साथ हो गया, तो ये सही विकल्प यहाँ है। इसमें विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन गलत है? तो बर्बर और सभ्य तो सही है, मौन, मुखर तो सही है, अनुचर और परिचर ये युग्म गलत हैं, ये सही युग्म नहीं है। शानदार का शर्मनाक चल सकता है, यही एक युग्म है जो गलत है।
अब है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है, लेकिन निरुपयोग भी चल सकता है। यही उत्तर होगा। जो शत्रुओं को मार डालता है वो शत्रुहंता कहलाता है। शत्रुघ्न भी चलेगा। चार पैरों वाला चतुष्पद है। साफ साफ कहने वाला वाक्यांश के लिए स्पष्ट वक्ता है। सब घर में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो यह अनिश्चित संख्यावाची है। 10 घर, 20 घर, 25 घर रहता तो निश्चित संख्यावाची होता। सब घर है इसलिए अनिश्चित संख्यावाची है। माँ ने बच्चे को बुलाया में कौन सा कारक है? तो दरअसल रेखांकित अंश तो है नहीं, रेखांकित इसको करते हैं तो कर्म कारक। माने को कर देंगे तो कर्ता कारक हो जाएगा। मैं चला हूं, यह जो है सो आसन्न भूत का वाक्य है। मैंने खाया है, मैं गया हूं, मैं चला हूं, आदि आदि। क्रिया पुल्लिंग रहेगी तो ने चिन्ह आ जाएगा। क्रिया कर्मक रहेगी, सकर्मक रहेगी तो ने चिन्ह आ जाएगा। क्रिया कर्मक रहेगी तो ने चिन्ह नहीं आएगा। तो ये आसन्न भूत का वाक्य है। अब किसी किसी व्याकरण में इसी को सामान्य वर्तमान भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में मान्य है आसन्न भूत ही, सामान्य वर्तमान मान्य ही नहीं। तुमने गाया होगा, ये संदिग्ध भूत का वाक्य। गाया होगा तो पहले, और नहीं भी गाया होगा तो पहले। काल खत्म हो गया, क्रिया में अनिश्चितता है, तो ये संदिग्ध भूत का वाक्य है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? वो विकल्प है दीपोत्सव, दीप जोर उत्सव। बाकी सब में विसर्ग आ जाएगा। सज्जन का सही विलोम है सतजोड़, सही संधि विच्छेद है सतजोड़ जन। ता के बाद ज आने से आधा तभी आधा ज में बदल गया है। विसर्ग व्यंजन संधि के नियम से हो रहा है। अब इस प्रश्न पर 26 पर थोड़ा सा आपको रुकना होगा, क्योंकि इससे मैं थोड़ा कम सहमत हूं। किसी परीक्षा का यह प्रश्न है, दे दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है? तो उत्तर ये होगा, इसका विग्रह है वन में वास। लेकिन ये सब भी, ये गृह में प्रवेश, ये ठीक है। सबके लिए प्रिय ऐसा विग्रह नहीं होता है इसका विग्रह होता है सबको प्रिय है जो, वो है सर्वप्रिय। और ये हवन के लिए सामग्री होता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कंसीडर किया जा सकता है, इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यही उत्तर सही रहेगा। आमरण में अव्ययी भाव समास है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। मुहावरे का अर्थ युग्म दिखलाना, दूध का धुला होना, निष्कलंक होना ठीक है।
मुट्ठी में करना, वशीभूत करना ठीक है। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना भी ठीक है। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर मानना होता है, यहाँ भेदभाव करना कर दिया गया है, इसलिए इस विकल्प को आपको चुनना होगा। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है? सदुपदेश ठीक है, वाल्मीकि ठीक है, अकिंचन ठीक है। ये शब्द अशुद्ध है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत नहीं होता, तत्जोर उपरांत। त का हो जाएगा द, तदुपरांत। नेक्स्ट, वर्तनी के शब्द से शुद्ध शब्द एक ही है यहाँ, अभिराम मतलब सुंदर। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो डंक, इसका तत्सम होता है दंश, बाकी सब तत्सम है। साकल शब्द का तत्सम होगा श्रृंखला, लेकिन वर्तनी ठीक कीजिए, इसकी ऐसा होगा ये श्रृंखला। र री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, री की मात्रा लगेगी, ये र नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं? अप्रत्याशित में अ है, असुरक्षित में अ है, स्वागत में सु है, स्वार्थ में नहीं है। स्वजोर अर्थ, खुद के लिए, ये स्व पूरा शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो इस तरह से आपके इस सेट का सॉल्यूशन पूरा हुआ। आशा है आपको इससे सुविधा होगी अपनी तैयारी करने में, कंसंट्रेशन बनाने में। फिर अगले सेट के साथ मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। Bihar Civil Court PN aspirants, you are all welcome to the discussion of test number 5. Let us get underway. The first question in the English segment is on common era. Let me read out. Defense Ministry clears 4,666 crore deals. रक्षा मंत्रालय ने पास कर दिया 4,666 करोड़ का सौदा फॉर कॉम्बैट कार्बाइन्स। कॉम्बैट कार्बाइन्स के लिए कॉम्बैट कार्बाइन्स के लिए एंड टॉर्पीडोज के लिए। टॉर्पीडो एक प्रकार का मिसाइल कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम सबमरीन इत्यादि या नाव या जहाज़ों को डुबोते हैं। अलॉन्ग विथ, अब ये देखिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है, डील्स फॉर अलॉन्ग विथ 79,000 करोड़ रुपीज डील्स। यहाँ पे आपने डील के बाद ऑन का प्रयोग कर दिया है, यहाँ पे फॉर का प्रयोग होना चाहिए था, अतः त्रुटि इस भाग में है। यहाँ विथ के स्थान पर फॉर का प्रयोग होगा। पार्ट ए में त्रुटि है। Okay. Now move on to the next question.
Of the given alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. ये आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को तलाशना है. That can easily be drunk, जो पीने योग्य है, उसे अंग्रेजी में पोर्टेबल कहते हैं. पोर्टेबल, पीने योग्य को पोर्टेबल कहते हैं. उत्तर होगा पोर्टेबल. पोटेटरी नहीं कहते हैं. एडिबल खाने योग्य होता है. सकेबल चूसने योग्य होता है. मूव टू द थर्ड वन. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन इनडायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच में है. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू एज आई डिड यस्टरडे. शिक्षक ने छात्र से कहा कि वैसे ही करो जैसे मैंने कल किया. द टीचर, अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाव महत्वपूर्ण है. शिक्षक ने छात्रों से कहा कि वैसे ही करो कि जैसा मैंने कल किया. आपको कई परिवर्तन करना पड़ता है. सबसे पहले तो ये सेट टू को चेंज करना होगा. उसके बाद डू एज आई डू, क्योंकि ये इंपेरेटिव वाक्य है तो इसे टू इन्फिनेटिव में रखते हैं. टू डू आपको करना पड़ता है. टू डू. और टेंस चेंज करना पड़ता है. आई है. सबसे पहले आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे. आई के स्थान पर ही का प्रयोग करिएगा. और पास्ट सिंपल में है तो इसे पास्ट परफेक्ट में कीजिएगा. इस आधार पे इसे चुन सकते हैं. यस्टरडे को बिफोर लिखते हैं. यस्टरडे को बिफोर, द डे बिफोर लिखते हैं. तो आपने द डे बिफोर लिखा और इसमें कंटेक्स्ट में राय दी गई है, अतः डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट. Select the most appropriate meaning of the given idiom. ये मुहावरा है. In a tight corner, इसका अर्थ होता है कठिनाई में. In a difficult situation, उत्तर ए होना चाहिए. In a tight corner, in a difficult situation. बाकी जो विकल्प हैं इसका कोई संबंध नहीं है. Being bankrupt यानी कि इंसॉल्वेंट होना, अपने कर्जे देने के योग्य नहीं होना, दिवालिया होना. इन अ डेंजरस पोजीशन, खतरनाक परिस्थिति में, या शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं हो. नेक्स्ट है पार्सिमोनियस का अर्थ होता है कंजूस. आपको सिनोनिम खोजना है. लग्जूरियस का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है, ऐश वाला जीवन व्यतीत करता है, उसे लग्जूरियस कहते हैं. जो बहुत खर्च करता है उसे लैविश कहते हैं. आवश्यकता से अधिक खर्च करता है एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं. और कंजूस को इंग्लिश में स्टिंजी भी कहते हैं. तो ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस होगा. नेक्स्ट. Select the incorrectly spelled word. DT, देवता, डेजर्ट, जो खाने के बाद मीठी चीजें खाते हैं. स्पेलिंग दोनों की सही है. इनकैंडिसेंट, जैसे जैसे गर्म होता है रोशनी बढ़ती है, उसे इनकैंडिसेंट कहते हैं. और बीजा विचित्र को कहते हैं. इसमें एक ही जेड होता है. BIZARRE होता है. अतः त्रुटि सी में है. नेक्स्ट. इनफ्लक्स का अर्थ होता है घुसपैठ. घुसपैठ. हाइएटस का अर्थ होता है अंतराल, सामान्यतः समय के
संदर्भ में प्रयोग करते हैं। एक्सट्रोवर्ट का प्रयोग करते हैं बहिर्मुखी। एक्सोडस का अर्थ होता है पलायन। इनफ्लक्स का अपोजिट है, एंटोनिम आपको खोजना है। और एक्सोटिक का अर्थ होता है विदेशी एवं सुंदर। इसके अपोजिट से कोई संबंध नहीं है। एक्सोटस करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है उसे फेटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी जिसे कहते हैं। ए करेक्ट आंसर चॉइस है। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ आशावादी, थीस्ट ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और मर्सिनरी पैसे के लिए धर्म युद्ध लड़ने वाला मर्सिनरी। ऑन द वेन का अर्थ होता है घटते क्रम में पतन की ओर। ऑन द डिक्लाइन और ऑन द वेन में समानता है दोनों के अर्थ में। ऑन द वे का अर्थ है रास्ते में, ऑन द टॉप का अर्थ है ऊपर, और ऑन द राइज का अर्थ है बढ़ोतरी, जिसका कोई संबंध नहीं है इसके अर्थ से। नेक्स्ट, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारी परिस्थितियों में गेट के स्थान पर बी का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए कौन सा वाक्य है जो बी से आरंभ होता है। गेट प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। फॉर द वॉर, युद्ध के लिए। गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, और ये दोनों वाक्य, ये बी प्रिपेयर्ड पहले जो वाक्य है, मूल वाक्य है, उसके अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करता है और शुद्ध है, अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस है। लेट योरसेल्फ बी गॉट प्रिपेयर्ड, ये स्ट्रक्चर के पैटर्न के, सेंटेंस पैटर्न के अनुसार, ग्रामर के अनुसार गलत है। यहाँ अनुरोध का भाव नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। और वार यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, अतः ये भी गलत है। नेक्स्ट वन, स्टडिंग विथ रैप्ट अटेंशन, पूरे ध्यान से सुनना। ही फेल्ड इन सीजीएल टियर 2 एग्जामिनेशन, एक व्यक्ति विफल हो गया सीजीएल के टियर 2 में। तो पहले खंड में आप क्या कह सकते हैं, एक व्यक्ति विफल हुआ, तो लॉजिकली यही बनता है कि ध्यान से पढ़ने के बावजूद भी, बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ जो है, इनको अलग लिखते हैं। ये करेक्ट आंसर चॉइस है। इन केस ऑफ के मामले में, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इंस्टेड ऑफ के बदले में, यहाँ लॉजिकली फिट नहीं होता है। सी करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, रैंसैक का अर्थ होता है तोड़ फोड़ करना, जिसके लिए एक सामान्य शब्द है सैबोटाज। सैबोटाज, तोड़ फोड़ करना। इसका विपरीत यही होगा कि उसकी रक्षा की जाए। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। सीज का अर्थ होता है जब्त करना। रेड का अर्थ होता है किसी चीज पे रेड करना, यानी कि उस पे पुलिस रेड करती है, आक्रमण करती है। पिल्फर का अर्थ होता है चोरी करना। रैंसैक तोड़ फोड़ करने का विपरीत होगा रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, राजेश सर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स, राजेश सर ने छात्रों को प्रेरित किया। सेइंग, ये कहते हुए, से रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद दैट कंजंक्शन की आवश्यकता है। राजेश सर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स,
राजेश सर ने छात्रों को प्रेरित किया ये कहते हुए कि क्योंकि यहाँ वर्ब पास्ट में है, अतः मेन क्लॉज को भी पास्ट में होना चाहिए, इसलिए इज के स्थान पर वाज होना चाहिए और इसका एक सब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि बात पास्ट में की गई है इसलिए यहाँ दैट उपयुक्त सब्जेक्ट बन सकता है। राजेश सर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट सेइंग दैट वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी to attain success in that examination. Let us look at the options saying that was the, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है जैसा बी करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट रिपीटेड। Thank you very much. See you in the next discussion. Until then, good night. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। आप सबको बता दें कि बिहार सिविल कोड प्यून में एक मेंस पेपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे 15 तारीख को प्री का एग्जाम हो जाएगा तो आप सब सतर्क हो जाइए क्योंकि बहुत कम समय आपके पास है। और आपका रिटन टेस्ट जो है, मेंस का पेपर जो है बाबू, हाल ही फिलहाल में आपका होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे कि हम लोग एक बैच लेकर के आए हैं, न्यू बैच 21 मार्च से उसको ज्वाइन करिए। फिलहाल हम जो एक टेस्ट पेपर जो हम लोग कंटिन्यू करा रहे थे उसको कंटिन्यू कराएंगे। और ये जो बैच है आपका राजधानी कोचिंग सेंटर के माध्यम से एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, ये आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करवाई जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है। कोई भी जानकारी लेना है 93 043 39 82 22 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें ऑफलाइन सेंटर पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061 के पास आपको आ जाना है। अगर बाबू बात करें इस पैकेज का, जो पैकेज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पैकेज नंबर 3 और टेस्ट नंबर 5, आज आपका टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इस पैकेज में 5 टेस्ट है। अगर ये पैकेज कोई भी विद्यार्थी अगर करके जाएगा ये पाँचों का पाँचों सेट, तो आपको हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि उसका सवाल जितना भी तैयारी आप किए हैं उससे मैक्सिमम तैयारी आपका हो जाएगा। तो आ जाइए 51 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग कि 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। देखिए ये हर महीने नहीं है, 6 महीने का यहाँ पे दिया हुआ है एपिसोड, यानी 6 माही संयोजित अगर किया जाए, कितना 6 महीने पर जोड़ा जाए तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। हर महीने जोड़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये 6 महीने का संयोजन है, यानी कि जब 6 महीने का संयोजन हुआ तो जो रेट है 4% वो हो जाएगा कितना, आपका आधा हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम है बाबू वो कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा आपका 2 × 2 यानी कि 4 साल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, आपको 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए हम आपको वो रेशियो सिखाते हैं, 4:6:4:4:1 46 41 4 6 4 1। इससे बहुत इजी हो जाएगा। ये 4 बार है ना, तो मूलधन को 4 बार निकालिए। कैसे, तो 1000 का 1000 है, 10,000 है, इसका हम निकालेंगे 2%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 200। फिर 200 का कितना हो जाएगा, फिर आप 2% निकालिए, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी के 4। फिर ये देखिए पहला बार, फिर दूसरा बार, फिर तीसरे साल के लिए निकालिए, 4 का 2%, 4 दूनी के 8, 0.08। फिर चौथे साल में ध्यान दीजिएगा 0.08 का फिर 2%, 8 दूनी के 16 और 2 अंक के बाद यानी 0.0016। अब देखो ये जो रेशियो है 4 6 4 1, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे पुट कर देंगे 200, यहाँ पुट कर देंगे आपका कितना 4, यहाँ पुट कर देंगे 0.08, यहाँ पुट कर देंगे 0.0016, यहाँ 2 चौके 800,
6 चौका 24, ध्यान देना 8 चौके 32, 0.32 और 0.0016 एकदम एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। पूरा जोड़ दो 824.32 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये रेशियो याद रहेगा, फटाक से बन जाएगा। आपको हम थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं रेशियो। देखिए 4 साल का 4 6 4 1, 3 साल का 3:1, 2 साल का 2:1। ये रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल में, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से 6 महीने बाद जोड़े जा सकने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर क्या है, 36 है, वो धनराशि कितनी है। देखिए ध्यान रखिएगा बाबू, ध्यान रखना कि ये तो 6 मंथ का है, 6 मंथ का है, तो 1 ईयर जो दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, 6 महीने का 2 एपिसोड, यानी 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा। अच्छा जो दर है बाबू वो कितना है, 12%, तो दर आधा हो जाएगा। 12% का भागा 2 यानी कितना हो जाएगा, 6%। देखिए हम सबको एक बात बताएंगे, एकदम सिंपल तरीका है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है, अगर रेशियो में मूलधन को 100 मान ले तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे। सिर्फ कितने साल के लिए बाबू, 2 साल। एकदम याद रखना है, क्योंकि बार बार यही सवाल रिपीट आपको मिलेगा। r²/100, r²/100 यानी 100 हो गया। रेशियो लिखिए, r का मतलब रेट कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर/100 यानी ये कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको गुना करेंगे रेशियो के फॉर्मेट में, तो इसके बटा में 1 कर देंगे, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो 1 पर 4 0, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि बाबू अंतर दिया है आपका कितना, 36। तो 36 रुपया, रेशियो 36 का वैल्यू हो गया 36, रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका, 1 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए मूलधन यानी प्रिंसिपल, यानी कि 1 पर 4 0 की वैल्यू, रेशियो में तो इतना ही ना हो जाएगा, 10,000। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि r²/100 यानी 6 का स्क्वायर 36/100, 36 का वैल्यू 36, तो 10,000 का वैल्यू 10,000, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदार को 10% का बट्टा भी देता है, तब उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मान लीजिए हम खरीद के लाए हैं साड़ी 100 रुपया में और उसको बेचा जा रहा है 20% अधिक लागत मूल्य से पहले, उस पर MRP हमने डिस्काउंट, यानी कि MRP हम कितना ऐड कर दिए, 20% ज़्यादा, तो हो गया 120। कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देता है, इस पे बाबू अगर 10% का डिस्काउंट दे दे तो SP निकलेगा, यानी विक्रय मूल्य, यानी 120 का 90% और प्रतिशत से 2 0 खत्म, 12 9 108। अच्छा सवाल को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, कह रहा है तब उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर 100 का वस्तु 108 में बेचेंगे तो लाभ कितना का हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा बाबू 8% का। कितना का लाभ हो जाएगा, 8% का, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगले क्वेश्चन की दुनिया में आइए, कह रहा है कि 1 3 5 7 7 9 9 और 1 2 8 को परस्पर गुना किया जाए तब प्राप्त गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताएं। सुनिए, 0 कब बनता है, बोलिए 0 कब बनेगा। अगर हम इसको आपस में गुना कर दें, तो 0 तब बनेगा, ध्यान देना, जब आपका 2 गुणे 5 होगा। 2 गुणे क्या होगा, 5 होगा, तब है ना 0 बनेगा। 2 5 10। अब ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है 99 तक, इस सब का सब विषम संख्या है, सबका सब क्या है, विषम है। रास्ते में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, ध्यान देना, 45 मिलेगा,
अरे जब 1 3 5 7 ऐसे करेंगे तो 5 का मल्टीपल में यही सब तो मिलेगा। 45 के बाद 55 मिलेगा, 65 मिलेगा, बोलो 75 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा आपका 85 मिलेगा, फिर 95 मिलेगा। तो 5 का कमी नहीं है। 5 देखो 1 2, इसमें 2 गो 5 4, ऐसे बहुत 5 है। लेकिन 128 एक और है तो 2 भी चाहिए, तो 2 तो इधर कहीं नहीं मिल सकता है। चूंकि 1 से लेकर 99 तक में 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 17 19, 2 का तो चर्चा ही नहीं है। 2 मिलेगा 128 के फैक्टर में। 2 से कितना बार में 64, 2 से कितना बार में तो बाबू 32, 2 से कितना 16, 2 से कितना 8, 2 से कितना 4, और इस 4 को 2 से कितना 2 बार में 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7, मतलब एगो 2 एगो 5 मिला के 5 दूनी के 10, 0 बन जाएगा। एगो 2 एगो 5 मिला के, मतलब एगो 2 मांग लिए भीख, नहीं समझे, इससे मांग लिए और इसमें से 5 गुना कर दिए तो 2 5 बाबू 10, ये 0 बन जाएगा। ऐसे बनते जाएगा। 15 में भी 5 है, तो 5 का संख्या बहुत ज्यादा है, तो जितना 2 होगा उतना ही शून्य बन सकता है। तो 2 का पावर 7 है, मतलब शून्य जो बनेगा वो कितना बनेगा तो 7 बनेगा। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से बाबू समझ में आया होगा। और अगले सवाल की तरफ आइए। कह रहा है कि ये किसके बराबर है, गुना करना है। सुनो, 16 के पावर है 0.16 गुना 2 का पावर 0.36। अब देखिए 16 को हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करना है बारीकी से, तो घबराना नहीं है। इस सब को 2 के पावर में हम सेट कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, तो 2 का पावर 4 16, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और फिर पावर 0.16। देखो a का पावर m गुणे a का पावर n, a का पावर m प्लस n होता है, गुणा ये 2 का पावर 0.36। देखो 16 चेके 64 यानी 2 का पावर 0.64 नहीं हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा 2 का पावर 0.36 यानी a का पावर m इन गुणा a का पावर n, तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 का पावर 0.64 प्लस 0.36 यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का पावर 1 होगा और 2 का पावर 1 2 होता है। और बाबू इस ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की दुनिया में आ जाइए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा। देखो शेषफल निकालने के लिए ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। अगर 121 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 25 आ रहा है, तो संख्या नहीं प्राप्त करना है, शेषफल जो 25 है ना, इसी में हम 11 से भाग दे देंगे तो 11 दूनी के 22, तो रिमाइंडर यानी शेषफल बच जाएगा 3 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए 57 नंबर कह रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं। PA तथा PB 2 व्यास हैं, तो AQB का मान क्या होगा। 2 वृत्त एक दूसरे को, जैसे एगो सर्किल यहाँ है, एगो सर्किल यहाँ है, और ये P पे और ये क्या है Q पे। PA तथा PB 2 व्यास हैं। सुनिए PA और PB, मान लीजिए कि ऐसे PA और ऐसे PB, ये बीच में सेंटर होगा, तब आपका A और क्या बनेगा बाबू, B बनेगा। एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्या कि AQB का वैल्यू बताइए। AQB इसका वैल्यू बताइए। बताइए तो कुछ है इसमें, ये तो पूरा का पूरा 180 डिग्री है महाराज। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3। देखिए साइन थीटा का मान पूछा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए सेक, इसको हम तोड़ेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, और इसका वैल्यू तो √3 है। इसको भेजेंगे तो इधर बटा में चल जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू है 1/√3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, ये टेन से टेन खत्म, 2 सेक थीटा बराबर √3 प्लस 1/√3, यानी ये कितना हो जाएगा, √3 गुना 3 3, और एक कितना हो जाएगा 4/√3। सुनिए 2 सेक थीटा का वैल्यू 4/√3 हो गया, 2 से कटेगा 2 बार में। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बोलिए। ये H है, हाइपोटेनस है, ये B है। हमें साइन थीटा पूछा तो P निकाल लेंगे, हालांकि थीटा का मान से भी निकाल सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इजी ये होगा। √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1 बच गया। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, और P कितना है 1, और H कितना है 2, 1/2 इधर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर थीटा को लेके चलोगे तो 2/√3 जो होता है किसका वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का, और वहाँ से वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की दुनिया में। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AC बराबर AD, एंगल BCD का वृत्तीय मान क्या है। देखिए वृत्तीय मान पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में मान लीजिए कि हम यहाँ से ABC बनाते हैं, अगर AB बराबर AC है, ये दोनों आपस में क्या है बाबू, बराबर है। BA को D तक, BA को कहाँ तक बढ़ा दिए बाबू, D तक बढ़ा दिए। इस प्रकार बढ़ाया गया कि AC बराबर AD, AC बराबर AD, ये भी बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। कह रहा है BCD का ये वृत्तीय मान आपसे पूछा है। देखिए बारीकी से समझिएगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है, इस तरह का कंडीशन आपको मिला है, तो ये जो होता है यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ कर लीजिएगा, तो यहाँ से हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये तीनों आपस में बराबर है। उस कंडीशन में ये जो कब होता है, जब ये समकोण त्रिभुज हो। क्या हो बाबू, समकोण त्रिभुज हो, यानी यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री को बोल सकते हैं π/2, यानी कि BCD इसका वैल्यू 90 डिग्री π/2। ठीक है, आइए अगले सवाल में आइए। किसी को कोई डाउट नहीं है। एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पाद से गुजर रही रेखा क्रमशः 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर स्थित दो बिंदु का उन्नयन कोण, पूरक कोण, तो टावर की ऊंचाई क्या है। सुनिए, एक क्षैतिज समतल है, वहां से एक टावर है, 2 पॉइंट, एक यहां एक पॉइंट यहां। सुनो, एक 9 फीट पे है और एक पूरे 16 फीट पे है। देखो बोला कि जो रेखा गुजर रहा है उसका उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। अगर ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये तो बाबू पूरा का पूरा एच यानी टावर का ऊंचाई मान लिए है, वही तो आपसे पूछा है। कोई ट्रिपलेट काम नहीं करेगा, यहां फॉर्मूला लगाएंगे। देखो tan थीटा लगा लीजिए, बराबर होता है P/B
P के जगह पे टावर का ऊंचाई है h है और बटा B के जगह पे 9 है। फिर tan 90 माइनस थीटा P बटा B, P के जगह पे फिर टावर की ऊंचाई है और B के जगह पे पूरा 16 हो जाएगा। देखो अगर इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, ऐसे लिख लेते हैं tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू h बटा 9 गुणे h बटा 16 बराबर 1, 16 नवा 144 यानी h स्क्वायर का वैल्यू 144, h का वैल्यू रूट अंडर 144 को लिख सकते हैं 12 और आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका 12 फीट होगा। बोलो भाई यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? उम्मीद है कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम इसको पूरा जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, आगे आइए। आपको बता दे बाबू कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून का जो मैथ का स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, क्लर्क, जितना भी मैथ में पूछेगा सवाल है, कल हम आपको बवाल मचा देंगे। कल हम पूरा का पूरा कंपाइलेशन आपको सॉल्व करवाएंगे, तो घबराइएगा मत, क्योंकि अब बारी है अंतिम प्रहार, अंतिम प्रैक्टिस की। तो ये प्रैक्टिस कल हम आपको करवाएंगे, एकदम जीरो से हीरो का सफ़र, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में हम एंट्री करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा का मान बाबू कॉस क्यू अल्फा होगा यहाँ पे। तो बोला है कि कॉट के पावर 6 अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, चेंज कर लीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस के पावर 6 अल्फा बटा साइन के पावर 6 अल्फा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस का स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। सुनो, ये जो डाटा दिया है साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस का पावर क्यूब अल्फा। देखो 6 बनाना है, इधर हम स्क्वायर कर दें, इधर स्क्वायर कर दें, यानी कि साइन का पावर 4 अल्फा बराबर कॉस का पावर 6 अल्फा, यानी कि आप कॉस के पावर 6 अल्फा की जगह पे साइन का पावर 4 अल्फा लग सकते हैं। यह हो गया साइन का पावर 6 अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ध्यान देना, और बटा क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। इससे इसको काटेंगे तो बचेगा कितना, 1 बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। और देखो इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और क्या बनेगा बाबू, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको बोल सकते हैं क्या साइन स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1, और इसका सही उत्तर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, यानी कि 5 को वस्तु का एसपी, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी 3 वस्तु के सीपी कि क्या है बाबू, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बचाइए, तो इसका रेशियो लिख लीजिए। एसपी और सीपी का जब रेशियो लिखेंगे, इधर 3 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। अब खुद बोलिए हानि होगा कि लाभ होगा? कहेंगे सर जी हानि हो गया, 5 का वस्तु हम 3 में बेच रहे हैं, हमें हानि प्रतिशत चाहिए, तो हानि को ऊपर लिखेंगे, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और गुना कर देंगे 100%। हानि बाबू कितना का हुआ, 5 में से 3 गया, 2 का हानि, किस पे हुआ है, 5 पे। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 दूनी के 40% की हानि, जो ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, डी है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। चलिए आगे बढ़िए। यदि कोई वस्तु, एक वस्तु 480 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है,
तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए? बाबू अगर 20% का हानि उठाता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम 100 रुपया मान ले, रेशियो में 100 मान ले, रेशियो 100, तो अगर 20% का हानि हुआ तो रेशियो 80 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 480, तो रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 60, लेकिन हमें 20% का लाभ चाहिए यानी कि 120 की वैल्यू चाहिए, तो 60 गुणे 120 बराबर कितना हो गया? 7200। और आंसर हो गया बाबू, अच्छा 7200 नहीं 720 ही होगा, चूंकि 1 का वैल्यू 6 ही होगा, तो 120 का वैल्यू 120 गुना 6 बराबर 720, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एबीसी एक कंपनी में हिस्सेदार है, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, अच्छा जितना लाभ हुआ है उसके 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को 5000 मिलता है। देखिए ए है इसमें, बी है और सी है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 4 तिया के 12, मान लो कि टोटल कितना 12 रुपया है रेशियो में। अगर ए को हिस्सा मिलेगा तो रेशियो 12 का 1/3 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर बी का मिलेगा तो 12 का 1/4 यानी कि 4 तिहाई 12। अब सी को जो मिलेगा बाबू वो कितना मिलेगा? तो टोटल 12 था तो 4 3 7 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 5। अब कह रहा है कि ए को लाभ में कितने रुपये मिले, तो सी का वैल्यू रेशियो में बाबू 5 है और क्वेश्चन में कितना है? 5000 है, तो रेशियो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। लेकिन हमें तो पूछा है कि बता दो भाई ए का लाभ, और ए का रेशियो कितना है? रेशियो 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4000, यानी ए के लिए लाभ का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की दुनिया में आते हैं। कह रहा है कि दो गोलों का आयतन 8:27 के अनुपात में है, उनकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा? सुनिए, दो गो गोला होगा, थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका अगर आयतन की बात करें तो 4/3 पाई r1 क्यूब, समझिएगा। रेडियस 4/3 पाई r2 क्यूब, ये दोनों कट गया। r1 की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 8 हो गया, r2 क्यू की वैल्यू 27 हो गया। अगर हम r1 क्यू बटा r2 क्यू कर दें बराबर ये बाबू कितना हो गया? 8/27। इससे क्या चढ़ जाएगा? क्यूब, यानी कि 2/3। अब बोला कि हमको पूरी सतह का क्षेत्रफल बताइए, उसका रेशियो। तो सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर, 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया। r1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, जो कि बाबू 4:9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की दुनिया में। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का एरिया जो है 1176 है, कह रहा है कि आधार और संबंधित ऊंचाई, मान लो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के आधार और संबंधित ऊंचाई, ऊंचाई का वैल्यू रेशियो 4 है, आधार रेशियो 3 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? इसको हम बोल सकते हैं 4x, इसको बोल सकते हैं 3x। अच्छा, एरिया क्या होता है? 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। देखो एरिया क्वेश्चन में कितना दिया? 1176 बराबर 1/2 गुना बेस के जगह पे 3x है, हाइट के जगह पे 4x है। 2 से कटेगा 2 बार में, 3 दूनी के 6 से कटेगा 6 एकम 6, 6 9 54, 6 6 36, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 196, x का वैल्यू √196, यानी ये किसका हो जाएगा? 14 का वैल्यू, x का वैल्यू 14। आपसे बोला ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई क्या है बाबू? 4x है।
तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 14, 14 चौका 56, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 अपने 5 बेटों 4 बेटियां, देखो 5 गो बेटा होगा, 4 गो बाबू बेटी है और 2 गो उसका भतीजा है, भतीजा, ठीक ना, के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, अगर प्रत्येक की बात हो रहा है, एक की बात हो रहा है, तो अगर आपसे बोला है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, भतीजों को 1 रुपया तो बेटी को 4 रुपया, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, मतलब भतीजा को 1 रुपया तो बेटवा को 5 रुपया। सुनो, ये रेशियो दे दिया आपको, बहुत सिंपल दे दिया कि बाबू ये बोला है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी एगो बेटवा को 5 रुपया तो 5 गो बेटवा को 5 पचे 25, एगो बेटी के 4 रुपया तो 4 गो बेटी को 4 चौका 16, एगो भतीजा को 2 रुपया तो 2 भतीजा को, सॉरी 1 भतीजा को 1 रुपया तो 2 भतीजा को 2 रुपया। सब जोड़ो रेशियो में, 16 2 18 5 23 20 कितना हो गया 43, यानी रेशियो में 43 हो गया टोटल, और उसकी वैल्यू कितना हो गई तो 8600, यानी रेशियो 1 की वैल्यू 43 दूनी के 86 यानी 200। कह रहा है कि प्रत्येक बेटी का भाग क्या है बाबू, प्रत्येक बेटी का 4 रुपया है, 4 गो बेटी का 100 रुपया है, तो रेशियो 4 की वैल्यू जब निकालोगे तो 200 गुणे 4 बराबर 4 दूनी के 800 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में है। देखो, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आया होगा। ये प्रत्येक बेटा का है 5, प्रत्येक बेटी का 4, भतीजा का 1, 5 को बेटा का 5 पचे 25, 4 गो बेटी का 4 चौका 16, 2 गो भतीजा का 2 गुना 1 2। कह रहा है कि यदि किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि A का भाग B से बाबू दुगुना हो, यानी B का 1 तो A का 2 हो, और B का भाग C का 4 गुना हो, यानी C का 1 तो B का 4 हो, उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा। देखो, B की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को बराबर करेंगे, इधर 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, इधर 1 से गुना तो इधर भी 1 से गुना, तो ABC का जब रेशियो लिखेंगे, A की वैल्यू 4 दूनी के 8, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 1, यानी कि 8 4 1 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बाबू क्या है सी में है। ठीक है, चलो अगले सवाल की दुनिया में आते हैं। कह रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। देखिए, आप इसको पहले तोड़िएगा। कैसे तोड़िएगा, तो √8 को बाबू तोड़ सकते हो, √2 गुणे 2, अब माइनस √4 को तोड़ सकते हो 2 गुना 2, अब माइनस √2 को तो रहने देंगे। अब देखिए, इसका मतलब होता है इस सब में 2 छुपा हुआ है, मतलब इसके मूल्य में 2 का मतलब कि आप 2 गो के बदला एगो पेयर बाहर निकालिए, तो 2 गो के बदला एगो 2 बाहर निकाले तो ये तो रूट में रह गया, घर में ही रह गया, तो ऐसे ही घेरा गया बेचारा। 2 गो के बदला एगो बाहर निकाल लिए और माइनस से √2 हो गया। 2 गो √2 में से एगो √2 चला गया तो बचेगा कितना, एगो √2 अब फिर -2, यानी कि आंसर बचेगा √2 - 2, जो कि ऑप्शन नंबर का है बाबू बी में है। आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं और आपको 70वां नंबर सवाल, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अंक समझते हो ना भाई, जैसे 50 है तो 50 को लिखोगे तो कै गो अंक की जरूरत है, 2 गो, 2 अंक की जरूरत है। यानी आप समझिए कि 1 से लेके 50 तक में 1 से लेके 9 तक लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 अंक को आपकी जरूरत है। लेकिन जैसे आप 10 से 50 लिखोगे तो आपको जरूरत पड़ेगा 2 अंक की, समझना। और ध्यान दीजिएगा, 10 से लेके 50 तक में आपको जरूरत पड़ेगा 2 डिजिट का, ठीक है। 1 से लेके 50 तक में बाबू
अगर 9 गो अंक लिख दिए तो बचेगा 41 गो अंक। 9 गो अंक जो है एक एक डिजिट का है, तो 50 गो में 41 गो है जिसका 2 अंक का डिजिट बनेगा, तो टोटल अंक हो जाएगा 41 दूनी के 82। और जो 9 गो जो डिजिट बचेगा एक से लेकर 9, वो तो एक अंक का होगा, उसमें जोड़ेंगे 9 तो 82 9 कितना हो गया 91, और 91 आपका सही उत्तर होगा जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि ये सारे चीजें आपको कंप्लीट हो गए होंगे। अगले सवाल की दुनिया में आ जाइए। कह रहा है 8 के पावर 2/3 का मान। देखिए 8 के पावर 2/3 का मतलब कि 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, अब फिर बाबू लिखेंगे इसका 2/3, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 2/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का आपको शानदार तरीका बताते हैं, सुनिए। ये जो 16 का पावर जो बाबू दिया है 3/2 प्लस 16 का पावर -3/2, सुनिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो 16 के पावर 3/2 है प्लस 1/16 का पावर 3/2, तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 4, और पावर में हो गया 3/2, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1 फिर लिखेंगे 2 के पावर 4, पावर में 3/2, सुनिए 2 दूनी के 4, 2 के पावर 6 प्लस 1/2 दूनी के 4, 2 के पावर 6, यानी बाबू 2 का पावर 3 8 हो गया, फिर 2 का पावर 3 8 हो गया, यानी 2 का पावर 6 64, अब प्लस 1/64। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 गुणे 64 प्लस 1/64, अब बटा में 64 एक ही जगह है, ये निपट गया आपका। हालांकि 64 का स्क्वायर होता है 4096, अब प्लस 1/64 यानी कि 4097/64, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। देखो सवाल बनाने का बहुत तरीका, ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, डायरेक्ट भी छांट सकते हैं, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, समझे कि नहीं। तो आइए अगले क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। अगला सवाल है बाबू कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम बोले कि इसको ऐसे तोड़िए छाव को जिसमें दोनों का अंतर 1 का हो, यानी 3 गुणा 2, और इस बीच में अगर माइनस होता तो छोटका वाला आंसर, अब प्लस है तो बड़ा वाला, यानी कि 3 उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर होगा, 3। अब देखिए 5 के पावर 3 प्लस 6 के पावर 3 प्लस डॉट डॉट 10 के पावर 3 जोड़ना है। देखो भाई इसका फार्मूला हम लिखवा देते हैं, हालांकि इसमें फार्मूला लगाइएगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगा। अगर घनों का योगफल पूछे आपसे, घनों का योग किसका, प्राकृत का, प्राकृत के घनों का योग पूछे, फार्मूला लिखवा देते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल है। तो n+1/2 का होल स्क्वायर गुणा n का स्क्वायर, ये आप कर सकते हो। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 512, 5 का क्यूब 125, नहीं करिएगा। अच्छा 8 के बाद 9, सुनिए एक सेकेंड, ये हो जाएगा 10, 9, 8, 7 करेंगे। 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125, सीधा जोड़ दीजिए। ज़्यादा फार्मूली का है लगाइएगा, फार्मूला तो हालांकि लिखवा दिए। जोड़ो 9 2 11 3 14 6 20 5 25 का 5 हाथ में 2 2 4 1 5 4 9 1 10 2 12 का 2 हाथ में 1 और 7 8 5 13 3 16 2 18 1 19 का 9 हाथ में 1 और 1 2 यानी 2925 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए 75 नंबर में कह रहा है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए x आदमी है, उस काम को 30 दिन में, तो 100 गुना 30,
यदि 5 आदमी और काम पे लगा दिया जाए, मतलब कि x प्लस 5 आदमी अब हो गया, तो वही काम 10 दिन में गुणा 10, और 90 आदमी कितने थे, दोनों काम बराबर। इतना सिंपल क्वेश्चन है। 0 से 0 खत्म, 3x बराबर x प्लस 5, इधर घटा दे तो 3x माइनस कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 5। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 30 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी और काम पे लगा देते, वही काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। देखिए गड़बड़ा गया, ये इक्वेशन में बोला है, एक बार फिर से बना देते हैं। देखो 10 मान लीजिए कि स्टार्टिंग में x आदमी था, तो 30 दिन में x में 5 आदमी और जोड़ दिए, तो 10 दिन कम का मतलब 30 में 10 घटाइए, 20 दिन में पूरा हो गया, दोनों बराबर हो गया। 0 से 0 खत्म, 3x बराबर 2x प्लस 10, इधर घटाएंगे 3x में से 2x, तो कितना बचेगा, x बराबर 10। यानी शुरू में कितना आदमी था, 10 आदमी। शुरू में कितना आदमी था बाबू, 10 मैन, यानी कि 10 आदमी। आइए अगले सवाल में। आपको बता दें कि बिहार सिविल कोड का जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे स्टेनोग्राफर की बात करें, कोर्ट रीडर की, क्लर्क की, मैथ के जितने पूछे हुए सवाल हैं, कल हम आपको 6 बजे शाम में पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, एकदम गर्दा तरीके से, ठीक है। आइए 76 नंबर सवाल। ए और बी कोई काम 6 और 12 दिन में, ए और बी में ए जो है 6 दिन में, बी जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, तद अनुसार काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। सुनिए, ये दोनों का क्षमता बाबू, अगर दोनों कैल्शियम हो गया 12, इधर क्षमता 2, इधर क्षमता 1, दोनों मिलकर के कितना दिन, 3 दिन के काम किया, तो 2 प्लस 1 क्षमता से 3 दिन काम करिएगा, तो 3 तिहाई 9। सुनो, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो 12 काम में से 9 काम घटा, तो कितना हो गया, 3 काम। और ये काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी। और बी को हम बोलेंगे कि तू काम करो, तो 3 काम करेगा एक क्षमता से, तो 3 दिन उसको लग जाएगा। आपसे पूछा काम कंप्लीट कितना दिन में हुआ, तो कुल समय की अगर हम चर्चा करें, कुल समय की अगर चर्चा करें, तो शुरू में 3 दिन और बी किया 3 दिन, तो 3 3 6 दिन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल में आइए। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी जो है वो भी x मीटर का है, अब प्लेटफॉर्म जो है बाबू वो भी क्या है आपका, x मीटर का है। देखो सवाल बनाइए, अब बनाना शुरू कर दीजिए, यानी पढ़िए और शुरू कर दीजिए, तब एग्जाम निकलेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। सुनिए, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपने लंबाई और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगा। हमारे पास स्पीड यानी कि चाल है, हमारे पास समय है, तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, तो दूरी हो जाएगा x x 2x, x x कितना हो जाएगा 2x। स्पीड है बाबू 90 किलोमीटर पर आवर, और ये जो पूछा है मीटर में, और गुना टाइम है कितना 1 मिनट, तो सब को चेंज करिए, इसको गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड में अगर गुणा कर दें हम 18/5 से, ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज कर दे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वही बात है, यहाँ पे टाइम है 1 मिनट, तो 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। 18 से 5 बार में 60 से भाग बोल रहे हैं, 60 से गुणा कर दीजिएगा ना, भाग देंगे तो घंटे हो जाएगा। 2 से काटेंगे 30 बार में, 30 पचे 150 पचे 750, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 750। और आपको बता दे कि x मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई कहिए, दोनों तो बराबर ही है। पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई यानी 750, ऑप्शन नंबर सी आपका
सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 28 और 42 के एलसीएम और मसा यानी एचसीएफ किस अनुपात में है? तो 28 और 42 का हम निकालेंगे एलसीएम। 7 से काटिए 4 बार में, 6 बार में, 2 से 2 बार में, 3 बार में। एलसीएम हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 2, 14 तिया 42 दूनी के 84। एचसीएफ कितना होगा? ध्यान दीजिए, 42 में 28 से भाग देंगे एक बार में, 14, 28 में भाग देंगे 2 बार में, यानी ये एलसीएम है, ये क्या है? एचसीएफ है। कह रहा है कि दोनों का रेशियो, एलसीएम रेशियो एचसीएफ, ये 84 रेशियो 14, 14 छक 84, 6 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आइए 79 नंबर में आइए। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 खर्च कर की योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों ने अपने हिस्से के 3 अतिरिक्त देने पड़े। उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? सुनिए, अगर हम बात करते हैं कि 3 दोस्त तो पहुंच भी नहीं किया, 3 अतिरिक्त देने पड़े, बाई ऑप्शन से चलिए। मान लीजिए कि 108 रुपया खर्च करके मनाए हैं, तो कह रहा है कि शामिल दोस्तों की संख्या, मान लीजिए कि 15 दोस्त शामिल हो गए, ऑप्शन से चले, तो सबको कितना मिलेगा? बोलो, 108 बटा 15, 108 बटा क्या हो जाएगा? 15। 3 अतिरिक्त हिस्से देने पड़े, शेष दोस्तों को आपको 3 ज़्यादा मिला, यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कट ही नहीं रहा है। चलो सी को चेक करते हैं, 9, यानी कि 108 में हम 9 से भाग दिए, काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी। मान लीजिए कि अगर 9 दोस्त पहुंचा तो सबको 12-12 रुपया मिलेगा, लेकिन 3 रुपया अतिरिक्त मिलेगा कब? जब 3 दोस्त पहुंचेगा तब। कह रहा है दोस्तों में शामिल होने वालों की संख्या कितनी थी? मतलब कि शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या कितनी थी, मतलब पहले वाला बात बोला है। तो 9 में से हम क्या करें? 3 को दोस्त को घटा दिए, तो कितना दोस्त हो गया? 6। और ये 6 दोस्त को 108 रुपया बांटेंगे, तो 108 बटा 6 करेंगे, तो 6 कम 6, 6 बैठे 48। ठीक है, तो ये भी आपका फिट नहीं बैठ रहा है। ये दोस्तों की संख्या कितनी थी? मान लीजिए कि अभी दोस्तों की संख्या की अगर बात करें तो 9 दोस्त पहुंचा, तो अब क्या कर देते हैं कि 9 में 3 जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 12। तो 12 हो गया, चूंकि ये यहाँ पे कितनी है पूछेगा, तब जाके आपका निकल पाएगा, थी नहीं हो पाएगा। तो 12 है, तो 108 को हम भाग देंगे 12 से, तो 12 9 108। और बोलिए 9 से 12, यहाँ देखिए 3 बढ़ा है, कब? जब 3 दोस्त हमारा कम हो गया तब। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करिएगा बेसिक सी को लेके चला जाए, तो आप देखिए दोस्त आपको मानना पड़ेगा एक्स वाई करके, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। पहले तो जो नहीं कटा पाएगा वही आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल में, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 उठ जाती है। यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पा के बाद ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 32 मीटर का एक टप्पा खाएगा तो 3/4, फिर एक टप्पा खाएगा तो 3/4, फिर एक टप्पा खाएगा तो 3/4। 4 चौके 16 दूनी के 32, 2 दूनी के 4, 3 तिहाई 9 तिया 27, 27/2 कर देंगे, यानी कि 13 सही 1/2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल में आइए, A/B 2/3 B/C बाबू 4/5, तो A + B/B+C आपको निकालना है। देखिए B की वैल्यू जो है बाबू 3 है, यहाँ तो 4 है, सेम करिए, इधर कितना से गुना करेंगे? बोलो 4 से, इधर कितना से? 4 से, इधर कितना से? 3 से, इधर कितना से? 3 से। अब हो गया ABC का रेशियो। A की वैल्यू 4 दूनी के 8 प्लस B की वैल्यू 4 तिहाई 12 बटा B की वैल्यू 12
सी की वैल्यू 5 3 15, 12 8 20 बटा 15 12 27, यानी 20 बटा 27 किधरों दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसमें ए बी सी का रेशियो निकालना था। आइए अगला सवाल में, 9 संख्या का एवरेज क्या है? 30 है। प्रथम 5 गो संख्या का एवरेज बाबू 25 है, अंतिम 3 गो संख्या का एवरेज बाबू 35 है। तो छठी संख्या कुछ नहीं करना है, पूरा संख्या का गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 270 हो गया टोटल जोगफल, जिसमें आपको प्रथम 5 संख्या का 25 पचे 125 और अंतिम से 35 तिया 105, दोनों को जोड़ देंगे 130 हो गया। अगर छठी संख्या निकालना है, 6वीं संख्या आपको निकालना है, सोचो कि 9 गो संख्या में से शुरू का 5 गो खत्म, लास्ट का 3 गो खत्म, एक एक गुना संख्या जो छठी बचेगा, तो 270 में से हम घटा देंगे 130 को, तो आपका बच जाएगा कितना? अच्छा, 25 पचे 125 और 35 यहाँ कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 230 ना होगा, हम 130 लिखे हैं। यहाँ से घटा देंगे बाबू कितना? 230 को, तो 230 घटा दिए तो छठी संख्या कितना हो गया? 40, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में है। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका, और इसमें डायरेक्ट बेसिक सब सिंपल ही रहता है। अगला आइए, ए और बी एक ही समय से क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो यात्रा की कुल दूरी क्या है? सुनिए, ए और बी का चाल जो है वो बाबू कितना है? 40 है, और कितना है? 50। देखिए, रेशियो कभी भी चाल का नहीं होता है, रेशियो जब भी होता है तो इसका उल्टा समय का होगा। सुनिए, आपको थोड़ा सा बता दें कि दूरी क्या हो अगर कांस्टेंट हो, दूरी क्या हो? नियतांक हो, तो चाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? समय होता है, और समय का उल्टा होता है चाल। समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। सुनिए, अगर हम इसको उलट दें तो 50/40 हो जाएगा। इसको काट लीजिए। बोला कि 15 मिनट अधिक समय लगता है ए को बी से, बोलिए इससे कितना अधिक लगा? रेशियो में 1, उसी का वैल्यू तो 15 है। आपको अगर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और चाल तो बाबू मान लीजिए इसको लेंगे तो समय इसका लेना पड़ेगा। तो इसी को मान लीजिए ना कि चाल अगर हम 50 लेते हैं तो समय 1 का वैल्यू 15, तो 4 का वैल्यू 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, ये कट गया तो आंसर हो जाएगा दूरी 50 मीटर, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आइए अब देख लीजिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना। 84 नंबर क्वेश्चन पे आइए। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 40% में पास हो जाइएगा, और 220 गो आइए गया है, अब 20 गो और आ जाता तो पास कर जाते। उस परीक्षा में अधिकतम अंक यानी 40% का वैल्यू 220 प्लस 20 यानी कि 240 हो गया। 40% का वैल्यू, 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से कटेगा 6 बार में। अगर अधिकतम की बात करें तो पूरे 100% का मान 6 गुणे 100 बराबर 600 हो जाएगा, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की दुनिया में। कह रहा है कि इसको इससे भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 4 5 और 6 का एलसीएम बोलिए 60 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 30 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलिए 120 हो जाएगा? नहीं, 120 नहीं, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 360। 5 से काटेंगे 360 को ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? 180 भी तो हो सकता है, 180 तो 60 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी के 10, 5 36 यानी कि 36, 36 दूनी के 72 माइनस 9 से काटेंगे 20, 20 25 100 प्लस
इसको भाग देंगे 36, 36 तिया 108 माइनस 18 दहा 10 सत्ते 70। देखिए इसको सॉल्व करना है। देखिए 10 और 15 कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, 25 में से 30 गया तो 5 और 12 5 कितना हो गया 17/60 बटा 70 और इधर कर दिए तो कितना बचेगा 2, इधर हो गया 98, 98 में 108 जोड़िएगा 8 8 16, यानी कि आपका 98 + 8 हो जाएगा आपका हो जाएगा 106 यानी 206 और बटा में 180। इसको हम लिख सकते हैं 17 एकम 17 यानी कि 17 बटा कितना हो जाएगा आपका 60 गुणे ऊपर 180 बटा 206। एक बार फिर से देख लेते हैं 70 और 100 एक यानी इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 इसको माइनस करेगा तो -98। देखिए गड़बड़ा ना गया, यानी इसको थोड़ा सा हम घटाने में गड़बड़ा दिए थे। देखिए ये आपका 70 ये 72 गया तो 2 बचा, ये 2 से खत्म हो गया तो -98 बचा, -8 घटा लीजिए तो आपका 90, 90 में से 100 घटेगा तो 10 बचेगा, यानी कि 10 बटा कितना होगा 180, 17 बटा 60 बाबू और वो ऊपर चल जाएगा 180 बटा 10, ये 60 से कटेगा 3 बार में 17 तिया 51 बटा 10 हो जाएगा। और ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, इसको तोड़ लेंगे 10 × 5 = 50 और यानी 5.1 बटा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें कि हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं बिहार सिविल कोड प्यून का, जो मेंस के लिए रिटन टेस्ट होगा, निश्चित होगा और वो बहुत जल्दी होगा, तो देर मत कीजिएगा। आप जैसे प्री का एग्ज़ाम दे करके 2-4 दिन आराम कर लीजिएगा। तो 21 मार्च 2026 से हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए राजधानी कोचिंग सेंटर, उस पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आप जा करके टेस्ट सीरीज लगा करके भी आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए आना होगा पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061, ठीक है, राजधानी कोचिंग सेंटर। और कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे, आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।